हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में कुछ हम अलग करने वाले हैं। क्या हमारे ट्वेल्थ क्लास के बोर्ड एग्जाम में प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं 30 मार्क्स के, जिसमें जो प्रैक्टिकल्स हैं वो मेनली दो ही चैप्टर से रिलेटेड हैं। जिसमें एक चैप्टर तो है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, धारा वैद्युतिकी, यस, और दूसरा चैप्टर है आपका रे ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाश, तरंग प्रकाशिकी, ठीक है, किरण प्रकाशिकी। तो दो चैप्टर पे बेस्ड जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं वही ज़्यादातर वही प्रैक्टिकल्स आपके बोर्ड एग्जाम में शामिल हैं, बोर्ड के प्रैक्टिकल एग्जाम में शामिल हैं, जिसमें से दो प्रैक्टिकल आज की क्लास में मैं आपको करवाने वाला हूं। कंप्लीट प्रैक्टिकल करवाने वाला हूं। कैसे प्रैक्टिकल होगा, जैसे लैब में होता है वैसे कंप्लीट प्रैक्टिकल करवाने वाला हूं। जिसमें पहला प्रैक्टिकल हमारा है अर्धविक्षेप विधि द्वारा धारामापी का अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना। ठीक है जी, ये मेरे पास पहले से रिकॉर्ड किए हुए वीडियोस हैं जो मैं हर साल प्रैक्टिकल्स के लिए दिखाता हूं। तो पहला आप ये वीडियो देख लें, पहला ये पूरा कंप्लीट आप कर लें। ठीक है जी, ओके। हमें इस प्रयोग में दिए गए धारामापी का अर्धविक्षेप विधि द्वारा प्रतिरोध ज्ञात करना है एवं उसका दक्षतांक ज्ञात करना है। दक्षतांक का मतलब प्रति भाग के लिए कितनी धारा की आवश्यकता है। ठीक है जी, चलिए इसके लिए हम लोग सबसे पहले तो इसके परिपथ की बात, अर्धविक्षेप विधि क्या है इसको समझना होगा, इसके परिपथ के बारे में समझना होगा। ठीक है जी, तो हम एक बैटरी का उपयोग करेंगे। बैटरी के साथ हम यहाँ पर एक श्रेणी क्रम में उच्च रेजिस्टेंस बॉक्स, हाई रेजिस्टेंस बॉक्स यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, एक कुंजी कनेक्ट करेंगे, यहाँ पर एक धारामापी है जिसका प्रतिरोध ज्ञात करना है, यहाँ पे एक अन्य प्रतिरोध बॉक्स जोड़ा जाएगा जिसकी रेंज लगभग 200 ओम तक हो। ठीक है जी, अच्छा, इस कुंजी को यहाँ के बजाय इसको इधर जोड़ लिया जाए। कहीं भी एक जगह परिपथ को बंद करने के लिए हमें कुंजी की आवश्यकता होती है। ठीक है, यहाँ एक बैटरी जुड़ी हुई है, यहाँ भी एक कुंजी की आवश्यकता है, कुंजी K2 और ये कुंजी K1। ठीक है, चलिए अर्धविक्षेप विधि क्या कह रही है आप पहले इसको समझें। मैं क्या कहता हूं, पहले मेरे को क्या करना है, यहां पर इस धारामापी को पूर्ण विक्षेप पे व्यवस्थित कर लेना है। ये धारामापी है, ये इसका शून्य विक्षेप, और यहां पे अधिकतम विक्षेप जो 30 भाग पूरे हो रहे हैं वहां तक इसको व्यवस्थित कर लेना है। इसको व्यवस्थित करने के लिए जब आप इसमें कोई प्रतिरोध नहीं निकालेंगे तो इसमें धारा बहुत अधिक आएगी। तो इसको 30 विक्षेप पर व्यवस्थित करने के लिए यहां से आपको कुछ प्रतिरोध काम में लेना पड़ेगा। ठीक है, आपने कुछ प्रतिरोध काम में लेकर इसको 30 भागों पर व्यवस्थित कर लिया। 30 भागों पर व्यवस्थित होने के बाद अब आपने क्या किया, इस प्रतिरोध बॉक्स में से अभी कोई प्रतिरोध काम में नहीं लिया है, इसलिए हम यहां पे क्या कर रहे हैं, अब जब कुंजी यहां पे लगाएंगे तो क्योंकि इस पे प्रतिरोध शून्य है, इसका खुद का धारामापी का कुछ प्रतिरोध है, तो सारी की सारी धारा कहां चली जाएगी, इधर से चली जाएगी। यानी कि कुंजी K2 को जोड़ने के पश्चात धारामापी में विक्षेप शून्य हो जाएगा। अगर ऐसा है तो आपका परिपथ सही है, अन्यथा आपके परिपथ में कोई ना कोई गड़बड़ है। ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं कि यहां से कोई धारा आई आ रही थी। ठीक है, अच्छा जी, अब दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि क्योंकि यहां तो बहुत अधिक उच्च प्रतिरोध जोड़ा गया है, इस धारामापी का कुछ प्रतिरोध है 50 ओम 100 ओम के आस की रेंज में। ठीक है, मैं ये कहता हूं कि जितनी धारा यहां पे आ रही थी उसके लिए कोई थीटा विक्षेप था, अगर इसके समांतर क्रम में उतना ही प्रतिरोध और जोड़ दिया जाए, जितना धारामापी का प्रतिरोध है उतना ही प्रतिरोध इसके समांतर क्रम में और जोड़ दूं। ठीक है, तो यहां से जो धारा आई आ रही थी वो दोनों में क्या हो जाएगी, बराबर बराबर बढ़ जाएगी, I/2 और I/2। ठीक है, जब दोनों में धारा, दोनों का प्रतिरोध समान होगा तो दोनों में धारा बराबर होगी, तो यहां पे धारा का मान कितना हो जाएगा, I/2। इसलिए धारामापी का विक्षेप कितना हो जाएगा, θ/2। विक्षेप ठीक आधा रह जाएगा, यानी कि इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, अर्ध विक्षेप विधि कह रहे हैं।
आप समझ गए ये बात? फिर से समझाता हूं, मैं फिर से बोलता हूं, मैं क्या कह रहा हूं, अर्धविक्षेप विधि से धारामापी का प्रतिरोध क्यों ज्ञात कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं, यहां से आपके पास धारा आ रही है, इस समय थीटा विक्षेप आपके पास आ रहा है। थीटा विक्षेप मैंने कितना लिया है अभी, 30 भागों का विक्षेप लिया है। अब मैंने कुंजी K2 को जोड़ दिया है। जब इस प्रतिरोध बॉक्स में प्रयुक्त प्रतिरोध का मान इस धारामापी के प्रतिरोध के मान के ठीक बराबर होगा, तब इसमें भी I/2 धारा जाएगी और इसमें भी I/2 धारा जाएगी। इसका मतलब यहां पे विक्षेप का मान पूर्व विक्षेप का ठीक आधा हो जाएगा। मैं फिर से बोलता हूं, यहां से I धारा आ रही थी, यदि इस धारामापी का और इस प्रतिरोध बॉक्स में प्रयुक्त प्रतिरोध का मान समान हो जाए तो दोनों में समान समान धारा जाएगी, तो जो I धारा यहां से आ रही थी वो दोनों में बराबर बराबर बढ़ जाएगी। इज दैट ओके? तो इसका मतलब जिस समय इसमें विक्षेप का मान प्रारंभिक विक्षेप का ठीक आधा हो जाए, ऐसा करने के लिए प्रतिरोध बॉक्स में जितना प्रतिरोध आपने प्रयुक्त किया है वो इस धारामापी के प्रतिरोध के बराबर है, यानी कि उतना ही धारामापी का प्रतिरोध है। बात क्लियर है सबको? ठीक, ओके। एक तो ये महत्वपूर्ण बात है। एक दूसरी महत्वपूर्ण बात और है, दक्षतांक हम यहां पे किसे कह रहे हैं, धारामापी के कुल परास, धारामापी से प्रवाहित होने वाली अधिकतम धारा बटा भागों की संख्या। तो इसके लिए हमारे पास जो सूत्र है वो हम यहां पे क्या लिख रहे हैं, सूत्र लिख रहे हैं E अपॉन N इंटू RH प्लस G। ठीक है जी, इस पूरे का तुल्य, लगभग तुल्य प्रतिरोध हमने कितना मान लिया है, G, और इसके श्रेणीक्रम में कितना जब प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, RH, और ये हमारे पास क्या आ गया, तुल्य प्रतिरोध। तो इस विधि से हमको इसको, ये प्रयोग को करना है। इसके लिए हम 5 प्रेक्षण लेंगे। 5 प्रेक्षण किस तरीके से लेंगे, पहले हम थीटा का मान 30 भागों तक कर लेंगे, फिर थीटा का मान कुछ कम कर देंगे, मान लिया कि 26 भागों का हमने विक्षेप लिया, फिर थीटा का मान 22 भाग कर देंगे, फिर थीटा का मान 18 भाग कर देंगे, फिर थीटा का मान आप 14 भाग कर दें, और सबके लिए यहाँ पे प्रतिरोध काम में लेना है। ठीक है, फिर से मैं आपको पूरी विधि बता देता हूँ। सबसे पहले कुंजी K1 जोड़ें, K2 खुली रखें, और जैसे आप इस K2 को जोड़ेंगे और इसमें सारे प्रतिरोध लगे हुए तो इसमें विक्षेप बहुत अधिक विक्षेप आएगा, और ये धारामापी जोर जोर से चिल्लाएगा बचाओ बचाओ, मतलब क्योंकि ये विक्षेप अधिक आ रहा है तो बार बार इसमें टकराने की आवाज आएगी, यानी कि इसमें एक शोर सुनाई देगा। उस शोर को कम करना है और 30 भागों पर व्यवस्थित करना है। उसके लिए मैंने यहां से कुछ प्रतिरोध निकाला, प्रतिरोध निकाल के जब ये 30 भागों पर व्यवस्थित हो गया, अब मैंने कुंजी K2 को लगा दिया। जब कुंजी K2 को लगाया गया उस समय इस प्रतिरोध बॉक्स में कोई प्रतिरोध काम में नहीं आ रहा है, इसलिए सारी धारा इधर से चली जाएगी और धारामापी का विक्षेप वापस से क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब इसमें से मैं एक एक करके प्रतिरोध निकालना शुरू करूंगा, और प्रतिरोध तब तक निकालता रहूंगा जब तक कि इसका इसमें भागों की संख्या पूर्व विक्षेप की ठीक आधी ना हो जाए। ठीक है, तो पहले 30 विक्षेप आ रहे थे तो मेरे को इसको 15 विक्षेप तक लाने के लिए यहां से कुछ प्रतिरोध निकालना है। ठीक है, इस समय जब इसमें ठीक 15 भागों का विक्षेप है, जितना इसका प्रतिरोध है उतना ही इसका प्रतिरोध है। ठीक है जी, अब हमने क्या किया, कुंजी K2 को वापस हटा दिया, इसमें सारे प्रतिरोध वापस से लगा दिए हैं, K1 खुली है और यहाँ पे 30 भागों का विक्षेप आ रहा है। अब मैंने इसमें से कुछ और प्रतिरोध निकाला जिससे कि विक्षेप का मान घटकर कितना हो जाए, 26 भागों तक का विक्षेप दर्शाए। जब इसमें 26 भाग हो गए, मैंने कुंजी K2 को वापस लगाया। कुंजी K2 को लगाने के बाद लगाते ही यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि इसमें कोई प्रतिरोध प्रयुक्त नहीं है तो सारी धारा इधर से चली गई, धारामापी में विक्षेप क्या हो गया, शून्य। फिर इसके बाद मैंने वापस से क्या किया, इसमें फिर उतना प्रतिरोध निकाला कि इसमें विक्षेप 26 का ठीक आधा, यानी कि 13 भागों का विक्षेप आए। ठीक है, उस समय इसका प्रतिरोध धारामापी के प्रतिरोध के बराबर है। धारामापी एक कांस्टेंट डिवाइस है तो इसका प्रतिरोध भी नियत रहेगा, तो हर बार इसमें लगभग उतना ही प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसके बाद 22 भागों के लिए, 18 भागों के लिए और 14 भागों के लिए इस प्रयोग को ऐसे ही दोहराया जाएगा। 5 अलग अलग पाठ्यांक आएंगे। जब आपके पास धारामापी के 5 अलग अलग प्रतिरोध आ जाएंगे तो आप कुल प्रतिरोध माध्यमान निकालेंगे, G1 प्लस G2 प्लस G3 प्लस G4 प्लस G5 अपॉन 5 माध्यमान निकाल लेंगे। G के मान और इसमें प्रयुक्त किए गए RH का मान और भागों की संख्या, पहले प्रेक्षण के लिए 30 भाग, दूसरे प्रेक्षण के लिए 26 भाग, तीसरे प्रेक्षण के लिए 22 भाग, मान यहाँ पे रखकर अब क्या निकाल लेंगे, दक्षतांक ज्ञात कर लेंगे। ठीक है जी, तो हमें इस प्रयोग को करना है। यहाँ पर इस प्रयोग को करने के लिए सबसे पहले हमें संयोजन जमाना पड़ेगा। संयोजन जमाने के लिए देखिए
मैं सबसे पहले एक HRB को कनेक्ट करता हूं। ये बैटरी के पॉजिटिव से मैं इस HRB को कनेक्ट कर लेता हूं। अब हमें इस HRB को सीधे धारामापी से जोड़ना है। इसको हमने धारामापी से जोड़ा और अब हमें इस धारामापी को कुंजी से जोड़ना है। धारामापी को हमने यहाँ पे कुंजी से जोड़ा और अब इस कुंजी को मुझे वापस बैटरी के धनाग्र से जोड़ना है। जितना खुला परिपथ आप जोड़ेंगे उतना आपके लिए समझना ज़्यादा आसान रहेगा। देखिए मैं फिर से आपको पूरी बात दिखा देता हूँ। देखिए बैटरी के धनाग्र से HRB को, HRB से धारामापी को, धारामापी से कुंजी को और कुंजी के दूसरे सिरे से बैटरी को जोड़ दिया गया है। ठीक है, अब हम को इस धारामापी के समांतर क्रम में एक प्रतिरोध बॉक्स और एक कुंजी और जोड़नी है जो कि श्रेणी क्रम में होंगे। ठीक है जी, तो मैं इस धारामापी के श्रेणी क्रम में एक कुंजी को और जोड़ना चाह रहा हूं। देखिए ये मैंने कुंजी को रेजिस्टेंस बॉक्स से और रेजिस्टेंस बॉक्स कुंजी को भी मैंने धारामापी से नहीं जोड़ा है। ये मैं रेजिस्टेंस बॉक्स को धारामापी से जोड़ देता हूँ। पहला परिपथ आपने देख लिया था, अभी मैंने ये परिपथ और जोड़ा है। ठीक है, धारामापी के श्रेणी क्रम में एक कुंजी और एक प्रतिरोध बॉक्स को जोड़ा गया है। ठीक है जी, अब हमने यहाँ पे सारी कुंजियाँ लगा दी हैं। अब मैं सबसे पहले मुख्य परिपथ की कुंजी को जोड़ रहा हूँ और बैटरी को ऑन कर रहा हूँ। ये देखिए क्या देख रहे हैं आप कि विक्षेप पूरा एक तरफ आ रहा है। ठीक है जी, पर ये वाला धारामापी चिल्ला नहीं रहा है। आज तक सारे धारामापी क्या करते थे, जोर जोर से चिल्लाते थे बचाओ बचाओ। चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे इसको ऑन किया विक्षेप अनंत पर पहुंच गया है। इसको मुझे 30 भागों पे व्यवस्थित करना है। इसके लिए मैं यहाँ पर कुछ प्रतिरोध निकालता हूँ। HRB इसलिए लगाया गया क्योंकि उच्च प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। मैं 4000 ओम प्रतिरोध निकाल चुका हूँ पर इस पर 30 पर नहीं आया है। 5 और निकालते ही तो काफ़ी फर्क आ गया। देखिए 5000 ओम निकालने से ये 30 से कम भागों पर आ गया है। इसका मतलब मुझे 4000 से ऊपर बढ़ना पड़ेगा। देखिए ये मेरे पास, इधर देखते हैं, 2000 ओम, 2000 ओम, 500 ओम, 200 ओम, 200 ओम, यानी कि मैं टोटल 4900 ओम निकाल चुका हूं, परंतु ये भी पूर्णतः 30 पर नहीं आया है। इसके लिए एक 50 ओम और निकाल देते हैं। अब आप देखेंगे एग्जैक्टली 30 डिविजन्स पर ये है। ठीक है, 30 डिविजन्स में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, तो एक काम करते हैं 50 लगाते हैं और 100 निकाल देते हैं। 50 भी निकाल देते हैं। हाँ जी, कुल कितना प्रतिरोध हुआ देखें, 2000 प्लस 2000 4000 प्लस 5500 4500 प्लस 400 4900 प्लस 100 5000 5000 50 50-50। एक काम करते हैं, हम सबको वापस लगा के सीधे 5000 का प्रतिरोध फिर निकाल देते हैं। मैंने वापस से सारे प्रतिरोध निकाल दिए हैं। आप देखें एक धारामापी का विक्षेप वापस से अनंत पर पहुंच गया है। मैं सीधे एक 5000 ओम प्रतिरोध डायरेक्ट निकाल रहा हूं और 5000 भी पूरा शून्य पे नहीं आया, इसलिए 50 ओम और निकाल दे रहा हूं। और अब ये ठीक 30 भागों का विक्षेप दर्शा रहा है। ये ठीक 30 भागों का विक्षेप दर्शा रहा है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे प्रतिरोध काम में लिया है, एक 5000 ओम का प्रतिरोध काम में लिया है। ठीक है, और एक मैंने प्रतिरोध काम में लिया है 50 ओम, 50-50। ठीक है, चलिए अब आप देखेंगे कि जैसे ही मैं इस कुंजी में
कुंजी लगाऊंगा, इसका विक्षेप शून्य हो जाना चाहिए। ये देखिए, इसका विक्षेप लगभग शून्य हुआ है, पूरा शून्य नहीं हुआ, क्योंकि हो सकता है इस धारामापी में कुछ प्रतिरोध का प्रयुक्त हो रहा हो, क्योंकि सारी डॉट्स को टाइट करना जरूरी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इस प्रतिरोध बॉक्स में इतना प्रतिरोध निकालेंगे कि इसका विक्षेप 30 का आधा यानी कि 15 पर व्यवस्थित हो जाए। ठीक है जी, मैंने 50 ओम निकाला, ये 10 पे पहुंच गया, 20 ओम और निकाला, ये लगभग 14 भागों पे पहुंच गया, 20 और निकाला, 15 के आसपास है, 80 से काम नहीं चल रहा, एक 5 ओम निकाला, अभी भी काम नहीं चल रहा। तो मुझे तो ये दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा प्रतिरोध और निकालना पड़ेगा। ये 15 भागों पे व्यवस्थित हो गया। देखिए कितना प्रतिरोध प्रयुक्त किया हमने, ये 50 ओम, ये 20 ओम, 70 ओम प्लस 20 ओम, 90 ओम, 90 के बाद में कुल मैंने 90 ओम प्रतिरोध यहां पर काम में लिया है। ठीक है, यानी कि मेरे पास अब जो रीडिंग्स आ रही हैं उन रीडिंग्स के लिए, तो एचआरबी में प्रतिरोध जो काम में आया वो है 50, 50, 5050 ओम। की संख्या थी 30, आधे भागों की संख्या थी 15, ये मेरे पास आया 92 ओम। ठीक है, अब वापस से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए इस कुंजी को निकाल देता हूँ, इसमें सारी डॉट्स वापस लगा देता हूँ। ओके, और इस कुंजी को वापस लगा दिया जाए। देखिए 30 भागों पर व्यवस्थित है अभी भी यथावत। अब मुझे इस भागों को घटाकर 26 करना है। 26 करने के लिए, ओहो ये तो 24 पे गया, चलो बहुत बढ़िया है, सम संख्या में होनी चाहिए भागों की संख्या। तो मेरे पास 24 भागों का विक्षेप इसमें आ रहा है। इसके लिए मैंने कुल कितना प्रतिरोध यहाँ पे काम में लिया है, देखें 5000 ओम प्लस 2000 ओम, 7000 ओम और एक 50 ओम, 7050 ओम प्रतिरोध मैंने काम में लिया है। ठीक है, और इसमें अभी विक्षेप जो दिखा रहा है आप ध्यान से देखें, ये 24 भागों का विक्षेप दर्शा रहा है। ठीक है, तो हम इसका पाठ्यांक लिख लेते हैं। मेरे पास 7050 ओम मैंने प्रतिरोध काम में लिया, और इसमें भागों की संख्या भी आ रही है मेरे पास 24, तो आधे भाग मुझे कितने सेट करने हैं, 12। अब इधर देखते हैं, अब मैं इस डॉट को लगा रहा हूँ, इस डॉट को लगाते ही धारामापी का विक्षेप हो जाना चाहिए शून्य। देखिए वापस शून्य में पहुंच गया है। ठीक है, विक्षेप शून्य पे पहुंच गया है। अब मैं वापस से इसमें प्रतिरोध निकालूंगा। पहला बाण था 92 ओम, अभी भी लगभग 92 ओम पे ही आना चाहिए। 1 2, देखिए जी मैं 90 ओम निकाल चुका हूं, और मेरे पास विक्षेप आ रहे हैं लगभग 10। ठीक है जी, 92 ओम ही निकाला था पहले, यस, पर यहाँ पे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पे मुझे ज़्यादा प्रतिरोध निकालना पड़ेगा, तब शायद 12 भागों का विक्षेप आए। तो विक्षेप ऐसा लग रहा है जैसे अटक गया है। इस बार मुझे 12 भागों के विक्षेप के लिए 120 ओम प्रतिरोध निकालना पड़ा है। इसका मतलब कहीं कुछ थोड़ी सी गड़बड़ है। कोई बात नहीं, हमारे पास यहाँ पे धारामापी का प्रतिरोध इस बार आ रहा है 120 ओम। ठीक है, चलिए हम इसको वापस से यहाँ से हटा देते हैं, और इसमें सारी कुंजियाँ, अच्छा जी अब ये कितना देखो, वापस से देखिए 24 भागों का विक्षेप दर्शा रहा है। मुझे कुछ और प्रतिरोध निकालना है क्योंकि विक्षेप को और कम करना है। ओहो हो, सही है, तो मैंने यहाँ पे 1-2000 ओम प्रतिरोध और निकाल दिया, तो ये 19 पे आ गया। 19 गड़बड़ है, 21 आ रहा है, ये भी गड़बड़ है। हाँ जी, अब ये 20 भागों के विक्षेप पर व्यवस्थित हो गया है। आप देखें 20 भागों के विक्षेप पर व्यवस्थित हो गया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करें कितना प्रतिरोध काम में लिया। 5000 प्लस 2000, 7000 प्लस 1000, 8000 प्लस 500, 8550, 8550 ओम प्रतिरोध मैंने काम में लिया है। 8050
550 ओम। भागों की संख्या है 20। अब मुझे इसको व्यवस्थित करना है 10 भागों पे, और अब मैं इस कुंजी को फिर से लगा देता हूँ। वाह, बहुत ही अच्छा। देखिए 120 ओम प्रतिरोध प्रयुक्त है। 10 + 20 120 ओम। 120 ओम के लिए यहाँ पे भागों की संख्या एग्जैक्टली 10 आ रही है, ठीक है। यानी कि मेरे पास यहाँ पे वापस से कितना आया, 120 ओम। इसका मतलब पहला प्रेक्षण मेरे को दोबारा लेना चाहिए, या छठा एक प्रेक्षण और ले लेंगे। चलिए इस कुंजी को वापस हटाते हैं। हमारे पास 20 भागों का विक्षेप है। इस विक्षेप को हमें और घटाना है। ये हमारे पास आ गए 16 विक्षेप। 16 भागों का विक्षेप यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इस 16 भागों के विक्षेप को के लिए हमारे पास प्रतिरोध कितना काम में लिया हमने, 5000, 2000, 2000, 9000 और 1000, 10000, 10550। हमने कुल प्रतिरोध जो काम में लिया है वो हमने लिया है 10550 ओम। और इसके लिए भागों की संख्या इस समय मेरे पास है 16। इसके ठीक आधे भाग हो जाएंगे, यानी कि 8। और अब इस डॉट को वापस लगाता हूं। इस डॉट को वापस लगाते ही मेरे पास भागों की संख्या अब यहां पे फिर से गड़बड़ है। ठीक 8 भाग आ रहे, बिल्कुल आ रहे हैं, कुछ गड़बड़ नहीं है। ये देखिए हमारे पास 8 भाग आ रहे हैं, ठीक है जी। तो इन 8 भागों पे हमने इसको, यानी कि इसमें प्रतिरोध वापस से धारामापी का 120 ओम आ रहा है। एक लास्ट प्रेक्षण और लेते हैं। इसके लिए अब हम सीधे 10,000 निकाल देते हैं और उसको 5,000 पे लगा देते हैं। पर ये तो बहुत कम विक्षेप आ रहा है, इसको बढ़ाना। ओहो हो, मेरे पास 12 भागों का विक्षेप आ गया है। इसको बिल्कुल लंबवत दिखाया जाए। मेरे पास 12 भागों का विक्षेप है। अब 12 भागों के विक्षेप के लिए मैंने प्रतिरोध काम में लिया 10 + 2 12 + 1 13 + 713,750। मैंने कुल प्रतिरोध काम में लिया है 13,750। भागों की संख्या 12। इसके ठीक आधे भाग होंगे, यानी कि 6। इस डॉट को वापस से लगाते हैं, बिल्कुल सही आ रहा है। इस डॉट को वापस लगाते ही विक्षेपों की संख्या वापस से 6 आ गई। अब 6 आ गई है, 12 के ठीक आधा 6, ठीक है। और इसके लिए हमने प्रतिरोध प्रयुक्त किया हुआ है 100 ओम + 20 ओम, ठीक है। तो हमारे पास 5 प्रेक्षण हो गए। इसमें भी हमारे पास 120 ओम प्राप्त हुआ। अच्छा, पहले प्रेक्षण को एक बार दोबारा से कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पहले प्रेक्षण में कुछ गलती लग रही है, इसलिए इन डॉट्स को वापस लगा देते हैं सारी। हम 16 और 20 के बीच में 18 भागों का विक्षेप ज्ञात करते हैं, विक्षेप के लिए करते हैं। तो 16 भागों के लिए हमने लिया था 8,500, ये हो गया 9,000। और मेरे को यहाँ पे विक्षेप व्यवस्थित करने 18। थोड़ा ज़्यादा विक्षेप आ गया, थोड़ा ज़्यादा कम हो गया ये। अब ये एग्जैक्टली 18 भागों का विक्षेप है। अब यहाँ से लंबवत दिखाएं, एग्जैक्टली 18 भागों का विक्षेप है। 18 भागों के विक्षेप के लिए मैंने यहाँ पे प्रतिरोध काम में लिया है 5 और 2 7 और 2 9, 9,050 ओम। मैंने प्रतिरोध काम में लिया है, यहाँ पर एक प्रतिरोध काम में लिया है 9,050 ओम, जहाँ पे मैंने व्यवस्थित किया 18 भागों पर। और इसके ठीक आधे भाग, यानी कि 9 भाग होंगे, उसके लिए जी। अब इस डॉट को लगाते हैं। 18 का आधा 9 होता है, ये एग्जैक्टली 9 भागों का विक्षेप दर्शा रहा है। यस, तो अब हम वही 120 ओम पर ये व्यवस्थित हो गया। दूसरा आज का हमारा टॉपिक है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज, इसको हम बोलते हैं मीटर सेतु। मीटर सेतु, ठीक है। ओके, मीटर सेतु की जब बात करते हैं तो यहां पे कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। नंबर 1,
ये जो मीटर सेतु यानी कि मीटर ब्रिज है, ये व्हीटस्टोन सेतु यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर आधारित है। नंबर 1, यह व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत आपको ध्यान होगा क्या? यहां पे हमने एक ब्रिज बनाया था, ध्यान है आपको? और क्या सीखा था आपने इसमें? हाँ जी, कि अगर इस रेजिस्टेंस P और Q का अनुपात इस प्रतिरोध R और S के अनुपात के बराबर हो तो इस धारामापी में धारा प्रवाहित नहीं होगी। इस धारामापी में धारा प्रवाहित नहीं होगी, यही बात पढ़ी थी। क्या सीखा था आपने? यदि प्रतिरोध P व Q का अनुपात प्रतिरोध R व S के अनुपात के बराबर हो तो धारामापी में प्रवाहित होने वाली धारा का मान शून्य होगा, धारामापी में धारा प्रवाहित नहीं होगी। यही था। ओके, पहली बात। दूसरी बात, ये जो मीटर सेतु है, मीटर ब्रिज है, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त किया जाता है। या यूं कहें, क्योंकि आज का दिन ही किसका है? एक्सपेरिमेंट्स का। ठीक है, तो मीटर सेतु जो है वो अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने की प्रायोगिक विधि है। यानी कि कुल मिला के मैं यूं कहूं, यह अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने की प्रायोगिक विधि है। ठीक है जी, अब बात मेरी सुनो। मैं क्या कहता हूं, ये आपका मीटर ब्रिज है। मीटर ब्रिज में आप ये यहां से लेकर यहां तक ये जो कनेक्टेड है, जिसको मैंने रेड लाइन से बनाया है, ये एक वायर है। ये एक 100 सेंटीमीटर लंबाई का वायर है, 1 मीटर लंबाई का वायर है। मैं वापस से बना लेता हूं। ये यहां से लेकर और यहां तक ये जो वायर कनेक्टेड है, ये 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर लेंथ का वायर है। 1 मीटर लंबाई का वायर है, इसलिए इसको मीटर सेतु यानी कि मीटर ब्रिज कह रहे हैं। बात क्लियर है? यहां पे एक स्क्रू है, यहां पे दूसरा स्क्रू है, दोनों स्क्रू के बीच में एक 100 सेंटीमीटर लंबाई का वायर यानी कि 1 मीटर लंबाई का वायर जुड़ा हुआ है। राइट। दूसरी बात, यहां पे ये भी स्क्रू हैं, ये जो गोल्डन कलर में दिखाई दे रहे हैं, ये सब स्क्रू हैं। इस स्क्रू से यहां पे कनेक्ट करता हूं एक बैटरी। यहां मैंने कनेक्ट कर दी एक बैटरी। ठीक है जी। और इस स्क्रू से टाइट कर सकता हूं। देखो यहां पे देखो, ये स्क्रू हैं, ये सारे स्क्रू हैं, इन स्क्रू से मैं टाइट कर सकता हूं। दूसरी बात, ये यहां पे जो आप देख रहे हैं ना, ये वाली, ये सब मेटेलिक स्ट्रिप है। ये जो है ना, ये
ये जो है ये सब क्या है, ये मेटेलिक स्ट्रिप है। मेटेलिक स्ट्रिप मतलब धातु की पट्टियां, और धातु की पट्टियों के कारण जुड़े होने के कारण धारा प्रवाहित यहां से लेकर और यहां तक भी धारा प्रवाहित हो सकती है। ठीक है, यहां मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं एक ज्ञात प्रतिरोध जोड़ देता हूं, यहां पे मैं एक ज्ञात प्रतिरोध जोड़ देता हूं। ठीक है, ज्ञात प्रतिरोध जोड़ने के लिए मैंने यहां पे क्या लगाया है, रेजिस्टेंस बॉक्स। देखो इन दोनों के बीच में क्या जुड़ा गया है, रेजिस्टेंस बॉक्स। देखो ये जुड़ा हुआ, ये अलग से परिपथ में दिखाया गया है। यस, ओके। और यहां पे जुड़ा गया है एक अज्ञात प्रतिरोध, ये S एक अज्ञात प्रतिरोध है। ठीक है जी, एक अज्ञात प्रतिरोध है जिसका हमें मान ज्ञात करना है। और यहां पे ये एक और स्क्रू है, इस स्क्रू से मैंने जोड़ा यहां पर एक धारा मापी, और साथ में यहां पे जोड़ी जॉकी। जॉकी को जे से लिख रहा हूं, जे का मतलब है जॉकी। यस, ओके। ये रही जॉकी, देखो ये यहां पे इस डायग्राम में बताई गई है। ये यहां पे वायर को जोड़ दिया है, अंदर एक मेटल स्ट्रिप है, तो ये यहां तक पूरा का पूरा कंडक्टर है, चालक है। ठीक है जी, अब देखो इस बिंदु पर टच करने पर, इस 100 सेंटीमीटर वाले वायर पर यहां पे टच करने पर क्या हुआ, इस धारामापी में विक्षेप क्या है, शून्य। धारामापी में धारा का मान क्या हो गया, शून्य। धारामापी में विक्षेप क्या हो गया, शून्य। और धारामापी में विक्षेप शून्य है, इसका मतलब ये वाला प्रतिरोध R और ये अज्ञात प्रतिरोध S का अनुपात इधर वाले वायर के प्रतिरोध और इधर वाले वायर के प्रतिरोध के अनुपात के बराबर हो गया। देखना, ये P, इसको बोल देता हूं P, इसको बोल देता हूं Q, ये है R, ये है S। P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S होगा, तभी इस धारामापी में, बीच वाले धारामापी में धारा प्रवाहित नहीं होगी। बोलिए बात क्लियर है क्या? इसी का ये सर्किट डायग्राम बनाने की कोशिश की गई है और कुछ नहीं है। ठीक है जी, अब सुनो आगे मैं समझाता हूं। ये हमारा सर्किट डायग्राम है। मीटर सेतु यानी कि मीटर ब्रिज। ठीक, ओके। सुनो जी, ये वही बैटरी से कनेक्टेड है, सारा सब कुछ दिखाया गया है। मैं क्या कह रहा हूं, ये जो है ना, ये यहां से लेकर यहां तक, ये 100 सेंटीमीटर लंबाई का वायर है। ठीक है जी, मैंने क्या किया है, पहले तो यहाँ पे एक की दिखाई है, इसमें एक डॉट को इंसर्ट किया जिससे कि परिपथ पूर्ण हो जाए और इसमें धारा प्रवाहित होना प्रारंभ हो जाए। ठीक है जी, दूसरी बात, मैंने इस प्रतिरोध में से कुछ प्रतिरोध, देखो प्रतिरोध बॉक्स कैसा होता है, रेजिस्टेंस बॉक्स ये रहा। ठीक है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स बता रहा हूं मैं आपको, ये है रेजिस्टेंस बॉक्स। राइट, यहां पे इन दोनों टर्मिनल्स को यहां पे कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है जी, और इसमें कोई भी एक डॉट, ये जो डॉट है ना, इस डॉट को पकड़ के बाहर खींच लेंगे, तो अगर 50 ओम का डॉट मैंने बाहर खींच लिया है तो इसमें 50 ओम का प्रतिरोध काम में आएगा। यानी कि इस पूरे रेजिस्टेंस बॉक्स में सिर्फ 50 ओम का प्रतिरोध काम में आएगा, जो डॉट्स लगी हुई हैं वो काम में नहीं आएंगे। अगर मैंने ये 10 ओम वाली डॉट को, इस वाली डॉट को अगर बाहर खींच लिया है तो सिर्फ 10 ओम का प्रतिरोध काम आएगा। यानी कि जितना मैं चाहूं उतना प्रतिरोध मैं यहां पे काम में ले सकता हूं। ये क्या है, ज्ञात प्रतिरोध है। ये कौन है, ज्ञात प्रतिरोध। नोन रेजिस्टेंस, ज्ञात प्रतिरोध। और ये कौन है, ये अज्ञात है जिसका प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। बोली बात सही है। जब मैंने यहां पे सी पे टच किया तो धारामापी में विक्षेप का मान क्या आया, शून्य। जब जॉकी को मीटर सेतु तार पर सी पर स्पर्श कराते हैं तो धारामापी में प्राप्त विक्षेप
शून्य होता है, प्राप्त विक्षेप शून्य होता है। देखो जी, हमें क्या पता सी बिंदु पे स्पर्श करने पे ही विक्षेप शून्य प्राप्त होगा। इसका तरीका क्या है, जब मैंने इस चौकी को यहां पे स्पर्श किया तो विक्षेप एक तरफ आया, यहां स्पर्श किया तो विक्षेप दूसरी तरफ आया, फिर यहां स्पर्श किया तो फिर वापस विक्षेप बदल गया, फिर यहां स्पर्श किया तो विक्षेप वापस बदल गया। यानी कि इन दोनों के बीच में इधर स्पर्श कराने पे विक्षेप एक तरफ आ रहा है धारामापी में, इधर स्पर्श कराने पे विक्षेप दूसरी तरफ आ रहा है। यानी कि इन दोनों के बीच में एक बिंदु ऐसा अवश्य होगा जहां पर स्पर्श कराने पे धारामापी में विक्षेप का मान शून्य प्राप्त होगा। यस, तो ऐसे टच करके हमने एक पॉइंट पे पहुंचे जहां पे विक्षेप का मान शून्य था, और उस बिंदु को मैंने क्या कहा है, सी कहा है। ठीक है, अब सुनो, यहां से लेकर ए से लेकर सी तक का जो तार है उसका प्रतिरोध है P, सी से लेकर बी तक का जो तार है उसका प्रतिरोध है Q। तो मैं क्या कहता हूं, रेजिस्टेंस ऑफ वायर बिटवीन A एंड B, ए व बी के मध्य प्रतिरोध का तार का प्रतिरोध कितना है, P। बी और सी के मध्य जो प्रतिरोध है, जो तार है, उसका प्रतिरोध कितना है, Q। ठीक है जी, और धारामापी में विक्षेप कितना है, शून्य। यानी कि धारामापी में प्रवाहित होने वाली धारा क्या है, शून्य। इसका मतलब प्रतिरोध P व Q का मान प्रतिरोध R व S के अनुपात प्रतिरोध R व S के अनुपात के बराबर होना चाहिए। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत से हाँ जी, क्या आएगा, आप कहेंगे प्रतिरोध P व Q का अनुपात प्रतिरोध R व S के अनुपात के बराबर होगा। यस, ये हो गई आपके पास समीकरण नंबर 1। ठीक, अब दूसरी बात करें। दूसरी बात क्या करेंगे वो भी समझो ढंग से। ये जो वायर है ना, ए से लेकर बी तक का जो 100 सेंटीमीटर का वायर है, जिसको आप मीटर सेतु तार कह रहे हैं, ये एक समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का तार है। मीटर सेतु तार ए बी एक समान अनुप्रस्थ काट का तार है। ये बात आपको क्लियर है? ओके, अब मेरी बात सुनो। ये रेजिस्टेंस बॉक्स में आपको दिखा चुका हूं, इसको मैं हटा देता हूं क्योंकि ज़्यादा जगह की जरूरत पड़ेगी। चलो देखेंगे, अभी तो आगे चलते हैं। आपने ये पढ़ा था प्रतिरोध R इक्वल टू कितना होता है, रो L अपॉन A। आपने क्या कहा कि इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एक समान है, सब जगह एक समान है, यानी कि कांस्टेंट है। और ये जिस पदार्थ का बना है उस पदार्थ के लिए रो भी क्या है, समान है। इस पूरे पदार्थ का, ये तार ए बी तार जिस पदार्थ का बना होगा वो एक ही पदार्थ का बना होगा, तो रो भी समान है। तो इसका मतलब क्या आ गया आपके पास, इसका मतलब आपके पास आ गया R प्रोपोर्शनल टू L। बोलिए हाँ या ना। इस तार की ए से सी के मध्य लंबाई कितनी थी, L, ये लिखी हुई। और अगर ये लंबाई L है तो C से B के मध्य लंबाई कितनी हो जाएगी, 100 - L, है ना। तो इन दोनों तारों का के प्रतिरोधों का अनुपात क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं P अपॉन Q इक्वल्स टू उनकी लंबाइयों के अनुपात में। मैंने क्या कहा, ये जो वायर है, अगर एक समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का वायर है तो प्रतिरोध का मान लंबाई के समानुपाती होगा। तो उधर वाला तार का प्रतिरोध P है, उसकी लंबाई कितनी है, L। इधर वाले तार की का प्रतिरोध Q है और उसकी लंबाई कितनी है, 100 - L। मैंने लिख दिया। ये हो गई आपके पास समीकरण नंबर 2। क्या लिखूं, समीकरण 1 व 2 से, हाँ जी, क्या आएगा समीकरण 1 और 2 से, क्या लिखूं, देखो जी, ये भी P अपॉन Q का अनुपात, ये भी P अपॉन Q का अनुपात। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा R अपॉन S इक्वल्स टू L अपॉन
100 माइनस एल, आपके पास क्या है, ये जो एस प्रतिरोध है ना, इसका मान पता नहीं है, यही ज्ञात करना है। तो एस को उधर ले जाओ, बाकी सब इधर, तो क्या हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा एस इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा तो 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर। और मैं समझ रहा हूं कि यहां पे सारी की सारी वैल्यू आपको पता है, आपने खुद प्रयोग किया है। आपको भी इससे पहले वाला जो डायग्राम दिखाया था दिखाऊं, देखो यहां पे एक स्केल लगा हुआ है साथ में, इस वायर के साथ साथ। तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहां से लेकर यहां तक की लंबाई पता चल जाएगी, एल की वैल्यू पता है, एल की वैल्यू पता है तो 100 माइनस एल भी पता है, आपको एल भी पता है, 100 माइनस एल भी पता है, और प्रतिरोध बॉक्स में कितना प्रतिरोध काम में लिया है उसका मान भी आपको पहले से पता है। यस, इसका मतलब आप ये अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर लेंगे, और अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात होने से ये हमारा उद्देश्य था। बोली बात क्लियर है क्या? यस, ओके। अब इसके बाद फिर से हम एक और प्रयोग देख रहे हैं। इस प्रयोग में मीटर सेतु का उपयोग करके दो प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन का सत्यापन करना है। बोली बात क्लियर है? तो अब आप ये दूसरा प्रैक्टिकल देख लें। आज के लिए इतना बहुत है, बाकी की बात करेंगे अगली क्लास में। मीटर सेतु की सहायता से प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन के नियमों का सत्यापन कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हमें एक मीटर सेतु के लिए डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखिए, मीटर सेतु में मुख्यतः एक 100 सेंटीमीटर का यानी कि 1 मीटर का तार होता है। ये हमारा मीटर सेतु का तार हो गया ए बी। यहां पे 2 स्ट्रिप लगी होती हैं। ये सब पूरा सिस्टम एक वुडन बोर्ड पे कसा गया होता है। ये 2 स्ट्रिप लगी हुई है। इस मीटर सेतु को एक सेल या बैटरी, एक कुंजी और एक रियोस्टेट की सहायता से जोड़ देते हैं। रियोस्टेट हम ना चाहें तो नहीं भी लगाएंगे, ठीक है। यहां पर एक हम प्रतिरोध R लें, यहां पर हम एक प्रतिरोध S लें, और यहां पर एक धारामापी लें, ठीक है। आप जरा समझें, ये व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर आधारित है, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें हम जब इस जॉकी को यहां पे टच करेंगे तो धारामापी विक्षेप एक तरफ आएगा, जॉकी को दूसरी तरफ टच करेंगे तो धारामापी विक्षेप दूसरी तरफ आएगा, और इन दोनों के यहां पे बीच में कहीं एक ऐसा बिंदु होगा जहां पे स्पर्श कराने पर धारामापी का विक्षेप शून्य होगा। धारामापी का विक्षेप शून्य होने का मतलब, धारामापी में धारा शून्य होने का मतलब है कि इस तार का प्रतिरोध P और इस तार का प्रतिरोध Q, प्रतिरोध P और Q का अनुपात प्रतिरोध R व S के अनुपात के ठीक बराबर है, ठीक है। अब क्योंकि ये जो मीटर सेतु तार है ये एक समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का तार है, तो इसलिए इसका प्रतिरोध इसकी लंबाई के समानुपाती है। इसलिए इस बिंदु को मान लेता हूं J। इस तार का A व J के मध्य जो प्रतिरोध है R AJ, जिसको हम P कह रहे हैं, और R JB, जिसको हम Q कह रहे हैं, इन प्रतिरोधों का अनुपात A व J व प्रतिरोध JB का अनुपात इनकी लंबाइयों के समानुपाती होगा। अगर इस हिस्से की लंबाई L है सेंटीमीटर में, तो इस हिस्से की लंबाई सेंटीमीटर में हो जाएगी 100 माइनस L, क्योंकि मीटर सेतु का पूरा तार हमने कितनी लंबाई का लिया है, 100 सेंटीमीटर का, ठीक है जी। तो यहां पे क्या आ जाएगा, इसकी लंबाई L और उसकी लंबाई कितनी, 100 माइनस L, यानी कि प्रतिरोध P और Q का अनुपात, प्रतिरोध P और Q का अनुपात L अपॉन 100 माइनस L होगा, ठीक है। और क्योंकि ये व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर है तो प्रतिरोध P और Q का अनुपात प्रतिरोध R और S के अनुपात के बराबर है। इसको मैं समीकरण नंबर 1 बोलूं, इसको मैं समीकरण नंबर 2 बोलूं, तो मेरे पास इसका कार्यकारी सिद्धांत आ गया। क्या कार्यकारी सिद्धांत आया, R अपॉन S बराबर L अपॉन 100 माइनस L, यानी कि S का मान अगर मैं निकालना चाहूं तो क्या आएगा, 100 माइनस L अपॉन L
इंटू आर। ये मेरे पास क्या आ गया? अगर मुझे इस आर प्रतिरोध का मान पता हो तो ये एल और 100 माइनस एल का मान मुझे प्रायोगिक विधि से पता ही पड़ गया, तो मैं इस एस यानी कि अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकता हूं। ठीक है, इस बात में किसी को कोई शक? ठीक है जी। तो ये इसका कार्यकारी सिद्धांत है। अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, इस प्रयोग को करने के लिए यहां पे इस रेजिस्टेंस की जगह पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स काम में ले रहा हूं। रेजिस्टेंस बॉक्स क्यों काम में लिया जा रहा है? जिससे कि मैं यहां पर आवश्यकता अनुसार प्रतिरोध का मान परिवर्तित कर सकूं। यहां पे मैं एक अज्ञात प्रतिरोध काम में ले रहा हूं एस। मुझे यहां पे क्या करना है, मेरे पास दो अज्ञात प्रतिरोध हैं, एक है S1 और एक अज्ञात प्रतिरोध है S2। ठीक है, पहले मैं इस S1 अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करूंगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा, व्यवस्था ऐसी कैसे रखी गई है, मैंने यहां पे पहले 2 ओम का प्रतिरोध काम में लिया। रेजिस्टेंस बॉक्स में मैंने 2 ओम का प्रतिरोध काम में लिया। ठीक, और उसके लिए मैंने शून्य विक्षेप बिंदु प्राप्त किया। शून्य विक्षेप बिंदु मेरे को L दूरी पे प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इस सूत्र में अगर मैं मान रखूं तो क्या लिखूंगा, S1 बराबर 100 माइनस L अपॉन L इंटू प्रतिरोध बॉक्स में कितना प्रतिरोध काम में लिया गया है, 2 ओम। ये आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, इस अज्ञात प्रतिरोध का मान। परंतु हम सिर्फ जब भी प्रयोग करते हैं तो सिर्फ एक मान ज्ञात नहीं करते हैं, हम कम से कम 2 मान ज्ञात करते हैं। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, पहले मैंने इसको 2 ओम के लिए प्रयोग किया था, अब मैं इसको 4 ओम के लिए इस प्रयोग को दोहराता हूं। ठीक है, आप चाहे तो इसको 1 ओम और 2 ओम भी ले सकते हैं। ये बात किस पर निर्भर करेगी कि ये प्रतिरोध का मान कितना लिया जाए। अगर मुझे इस अज्ञात प्रतिरोध का लगभग मान पता हो, यदि इस अज्ञात प्रतिरोध का लगभग मान अगर मुझे पहले से पता है, तो मैं क्या करूंगा, इसका और इसका अनुपात लगभग 1 हो, इस हिसाब से इसका अनुपात, इसका मान मैं ज्ञात चुनूंगा। मान लीजिए कि ये 1.1 ओम का प्रतिरोध है, लगभग मान इसका मेरे को पता है, तो मैं यहां पे 1 ओम का प्रतिरोध काम में लूंगा पहला, फिर दूसरा मैं उसके हिसाब से 2 ओम का काम में ले लूंगा। अगर ये 4 ओम का प्रतिरोध, अज्ञात प्रतिरोध, तो मैं यहां पे पहला प्रतिरोध ही लगभग 4 ओम का काम में लूंगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, इस R और S का अनुपात यानी कि इस P और Q का मान अनुपात लगभग 1 हो, तब ये मीटर सेतु सर्वाधिक सेंसिटिव होता है, सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है, सबसे ज्यादा सुग्राही होता है। इसलिए हम यहां पे इन दोनों का मान लगभग 1 रखने का प्रयास करते हैं। ठीक है जी, तो मैंने 2 ओम से ये प्रयोग कर चुका हूं, अब मैं 4 ओम के साथ इसी प्रयोग को दोहराऊंगा। अब क्योंकि मैंने यहां पे प्रतिरोध बढ़ा दिया तो इस तरफ की लंबाई बढ़ जाएगी, मुझे यहां पे एक और शून्य विक्षेप बिंदु प्राप्त होगा, उससे इस L का मान प्राप्त हो जाएगा। इसी सूत्र में 2 की जगह 4 रखकर मैं S1 का एक और मान ज्ञात कर लूंगा। तो S1 के मेरे को 2 मान प्राप्त हो गए, तो अब मैं क्या करूंगा, S1 प्लस S2 बटे 2, यानी कि S1 डैश और S1 डबल डैश ऐसे लिखते हैं इसको। इन दोनों का माध्य ज्ञात करके हम S1 का मान ज्ञात कर लेंगे। पहला अज्ञात प्रतिरोध हमने ज्ञात कर लिया है। यहां पे हमने प्रयोग क्या किया है, एक लकड़ी के गुटके पर इन प्रतिरोधों को लपेट लिया है, जिससे कि ये तार एक दूसरे को स्पर्श भी ना करें और हमें एक निश्चित प्रतिरोध हमेशा हमारे पास हाथ में हो। ठीक है, तो हमने एक प्रतिरोध तैयार किया हुआ है, इसी तरह से एक और प्रतिरोध तैयार किया हुआ है। तो पहला प्रतिरोध S1 हमने ज्ञात कर लिया। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, इस S1 प्रतिरोध को हटाकर इसकी जगह कौन सा प्रतिरोध लगाऊंगा, S2। S2 के लिए वापस रेजिस्टेंस बॉक्स में 2 अलग अलग प्रतिरोधों के साथ लंबाइयां ज्ञात करेंगे और इस S2 के 2 मान प्राप्त करेंगे, फिर से उनका माध्य ज्ञात करके S2 ज्ञात कर लेंगे। क्लियर है? अब हमें क्या करना है, इसके बाद मुझे इस प्रतिरोध, यहां पर इस अज्ञात प्रतिरोध वाली जगह पर इन दोनों प्रतिरोधों S1 और S2 को समांतर श्रेणी क्रम संयोजन में संयोजित कर लेना है। ठीक है, अब क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन में तो इनका प्रतिरोध बढ़ गया होगा। अगर मान लीजिए कि पहले S1 का मान 1 ओम और S2 का मान 2 ओम प्राप्त हो रहा था, तो इनका कुल योग लगभग 3 है, तो मैं यहाँ पे कितना प्रतिरोध काम में लूं, लगभग 3 ओम के आसपास। पहला प्रतिरोध 3 ओम और दूसरा प्रतिरोध हम 4 ओम या 5 ओम काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, रेजिस्टेंस बॉक्स में पहले एक प्रतिरोध काम में लूंगा, फिर रेजिस्टेंस बॉक्स में पहले एक प्रतिरोध काम में लिया, मान लेते हैं R1। उसके लिए मेरे पास संतुलन लंबाई आई कोई L, उसके लिए हमने क्या किया, SS मतलब श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध, उसका मैंने मान ज्ञात किया, कितना आएगा, वही आएगा 100 माइनस L
अपॉन एल इनटू, मान लीजिए मैंने 3 ओम प्रतिरोध काम में लिया था, ठीक है जी, तो उससे मेरे पास एस एस का एक मान प्राप्त हो गया। अब क्या करूंगा, अब मैं S1 प्लस S2 के लिए एक और मान ज्ञात करना है, तो उसमें अब मैं 3 ओम के बजाय मैंने 5 ओम काम प्रतिरोध काम में लिया। मान लेते मैंने प्रतिरोध काम में लिया 5 ओम, उसके लिए संतुलन लंबाई को फिर L प्राप्त हुई, तो एस एस का एक और मान प्राप्त हो गया 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू 5। और एस एस के मेरे पास दो मान प्राप्त हो गए, तो मैं क्या करूंगा, एस एस का माध्य मान प्राप्त कर लूंगा, SS1 प्लस SS2 अपॉन 2। तो मेरे पास इन दोनों प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन का मान प्राप्त हो गया है, श्रेणीक्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात हो गया है। किससे? प्रायोगिक विधि से। प्रायोगिक विधि से मेरे पास एक मान प्राप्त हो गया, और सिद्धांत के हिसाब से क्या आना चाहिए, एस एस का मान S1 प्लस S2। S1 मान हमने पहले प्राप्त किया हुआ है, S2 हमने पहले प्राप्त किया हुआ है, तो हमने उन दोनों को योग करके फिर से SS का मान प्राप्त किया, ठीक है। ये दोनों मान हमारे पास क्या प्राप्त होने चाहिए, लगभग समान। अगर ये दोनों मान लगभग समान प्राप्त हो रहे हैं तो हमारा श्रेणीक्रम संयोजन का नियम सत्यापित हो गया है। क्लियर है? इसी प्रकार हम समांतर क्रम संयोजन के नियम का सत्यापन भी कर सकते हैं। वो कैसे किया जाएगा, उसके लिए हमें ये दोनों प्रतिरोध S1 और S2 दोनों समांतर क्रम में संयोजित करने पड़ेंगे, ठीक है जी। इन दोनों प्रतिरोधों को हमने समांतर क्रम संयोजन में संयोजित कर दिया, और अब हम क्या कर रहे हैं, फिर वही यहाँ पे आर रेजिस्टेंस बॉक्स में पहले एक प्रतिरोध काम में लिया, अब S1 और S2 क्योंकि समांतर क्रम में है तो प्रतिरोध का मान कम हो गया है, तो मैं यहाँ पे 1 ओम से शुरू कर सकता हूँ, ठीक है। पहले 1 ओम का प्रतिरोध काम में लिया और इनका संतुलन लंबाई ज्ञात करके S1 S2 का तुल्य प्रतिरोध यानी कि SP ज्ञात कर लिया, ठीक है जी। इसी तरह से अब यहाँ पे मैंने 1 ओम के बजाय 2 ओम काम में लिया और फिर इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध SP ज्ञात कर लिया, उनका माध्य ज्ञात करके समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध प्रायोगिक विधि से ज्ञात कर लिया, और फिर सैद्धांतिक रूप से SP का मान कितना होना चाहिए, SP बराबर S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2, ये मान ज्ञात किया हमने और इन दोनों का अंतर ज्ञात किया। अगर अंतर नगण्य है यानी कि दोनों के मान लगभग बराबर हैं तो हमारा समांतर क्रम संयोजन का नियम सत्यापित हो गया, ठीक है जी। तो ये तो हमने इसको प्रयोग कैसे करना है ये सीखा है। अब हम इस प्रयोग को यहाँ पे करेंगे, उसके लिए मैं पहले यहाँ पे एक डायग्राम बना लेता हूँ, क्योंकि इसी डायग्राम के हिसाब से मैं यहाँ पर परिपथ को संयोजित करूंगा, ठीक है। मैं फिर से डायग्राम बना रहा हूं। ये हमारे पास एक तार है AB जो कि 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर लंबाई का है। इसके लिए हमने यहाँ पर एक बैटरी को जोड़ा, इस बैटरी के साथ हमने एक कुंजी को जोड़ा। हम चाहें तो यहाँ पे एक रियोस्टेट और जोड़ सकते हैं, और नहीं भी जोड़ेंगे तो काम चल जाएगा। यहाँ पे बोर्ड पर ये स्ट्रिप बनी हुई है, मेटल स्ट्रिप, मेटेलिक स्ट्रिप्स है। इन मेटेलिक स्ट्रिप्स के बीच में हमें अज्ञात प्रतिरोध और रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ना है। ये मैंने मेटेलिक स्ट्रिप बना दी यहाँ पे। यहां पे मुझे जोड़ना है एक रेजिस्टेंस बॉक्स, यहां पे मुझे जोड़ना है एक अज्ञात प्रतिरोध S, और यहां पे मैं जोड़ूंगा एक धारामापी से शून्य विक्षेप ज्ञात करेंगे, ठीक है जी। इसके हिसाब से मुझे यहाँ पे परिपथ का संयोजन करना है, ठीक है। ओके, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी and this is negative terminal of battery, right? So we will connect this positive terminal at this point at meter bridge. See, this is meter bridge, this is 1 meter wire, 100 centimeter wire, right? And these are two metallic strips, right? So I'm connecting this here. ये ध्यान रखें कि सर्किट हमेशा टाइट कनेक्टेड हो। सर्किट अगर लूज होगा तो हमारे पास रीडिंग्स प्रॉपर नहीं आएंगी, इसलिए सर्किट को प्रॉपर पूरी तरीके से टाइट कर लेना चाहिए, राइट। अब बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को मैं एक की से कनेक्ट कर देता हूं। दिस इज की वी हैव, की यानी कि कुंजी। मैं यहाँ पे
कनेक्ट कर देता हूँ और इसको भी ढंग से टाइट कनेक्ट कर देते हैं। ये डॉट है कुंजी का, जिसमें अगर इस डॉट को आप यहाँ पे लगा देंगे तो सर्किट ऑन हो जाएगा, डॉट को हटा देंगे तो सर्किट ऑफ हो जाएगा, राइट। और इस की को हम अब मीटर ब्रिज से कनेक्ट कर देते हैं। ये की को मैंने यहाँ पे प्रॉपरली यहाँ पे टाइट कनेक्ट कर दिया है और इसको यहाँ पे मीटर ब्रिज पे कनेक्ट कर रहा हूँ। ध्यान रखें सारे कनेक्शन टाइट होंगे तो ही आपकी रीडिंग सही आएंगी, अदरवाइज आपके पास प्रॉपर रीडिंग्स नहीं आएंगी। ठीक है, अब आप देखें ये हमारे पास एक सर्किट कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे देखो एक पे आपको रेजिस्टेंस बॉक्स लगाना है यानी कि नॉन रेजिस्टेंस, और एक पे आपको लगाना है अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आर रेजिस्टेंस यानी कि रेजिस्टेंस बॉक्स लगा रहा हूँ और यहाँ पे अज्ञात रेजिस्टेंस अननोन रेजिस्टेंस एस कनेक्ट करूँगा, राइट। तो मैंने यहाँ पे दिस इज आर resistance box and I'm connecting this resistance box with these 2 points, between these 2 points. So ये वीडियो मैं जो बना रहा हूँ ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए एक साथ ही बना रहा हूँ, तो कोशिश करूँगा आपको प्रॉब्लम नहीं हो, सबको समझ में आ जाए। इसको भी यहाँ पे टाइट कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं इसको ढंग से टाइट कर रहा हूँ, राइट। मैंने यहाँ पे ढंग से टाइट कर दिया है एंड दूसरा एंड मैंने यहाँ पे इस वायर से जोड़ दिया है, यहाँ पे जोड़ दिया है मीटर ब्रिज पे। मैं वायर को दूसरे एंड पे रेजिस्टेंस बॉक्स के जोड़ रहा हूँ, ये भी मैंने टाइट कनेक्ट कर दिया है। और यहाँ पे ये लीजिए, ये आपका रेजिस्टेंस बॉक्स यहाँ पे एक गैप में कनेक्ट कर दिया है, राइट। ये हमारे पास एक कनेक्ट हो गया, राइट। अभी दूसरे गैप में हमें एक अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है। ये हमारे पास 2 अननोन रेजिस्टेंस हैं, तो अभी हम किसी एक रेजिस्टेंस को इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं। लेट्स से दिस इज रेजिस्टेंस S1, तो इसको कनेक्ट करने के लिए मैं पहले वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, 2 वायर पहले इसी पे कनेक्ट कर देता हूँ। देखिए आप समझे, दिस इज अ वायर जिसको हमने एक वुडन ब्लॉक पे, लकड़ी के ब्लॉक पे लपेटा है, राइट। और दिस इज तो हमारा सर्किट पूरा है, ये R, ये S, देखिए गैल्वेनोमीटर में भी यहाँ पे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दे रखा है। अगर इसके टर्मिनल्स उल्टे कर दें, देखो अभी इसमें एक रिफ्लेक्शन एक तरफ आएगा और दूसरी तरफ टच करने पे डिफ्लेक्शन दूसरी तरफ आएगा, राइट। अगर मैं इसको उल्टा कनेक्ट कर दूं तो जिस तरफ पहले जब इस तरफ डिफ्लेक्शन आ रहा है तो उसका डिफ्लेक्शन उल्टा हो जाएगा, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का कोई विशेष ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। और ये मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ जॉकी, ये मैंने जॉकी को कनेक्ट किया, सारे कनेक्शंस पूरे टाइटली कनेक्ट कर दिए हैं और अब मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, राइट। अभी आप देखें मैंने प्राइमरी सर्किट कनेक्ट नहीं किया है तो इस सर्किट में करंट ही फ्लो नहीं हुआ है, क्योंकि करंट फ्लो नहीं हुआ है इसलिए कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, राइट। तो मैं यहाँ पे डॉट कनेक्ट कर देता हूँ, ये देखिए। सो व्हाट शुड हैपन, होना क्या चाहिए कि जब मैं एक तरफ कनेक्ट करूं, जब इसमें कोई भी रेजिस्टेंस मैंने नहीं निकाला है, जब एक तरफ कनेक्ट करूं तो भी डिफ्लेक्शन एक ही तरफ आएगा, दूसरी तरफ टच करूं तो भी डिफ्लेक्शन एक ही तरफ आएगा। बट यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस मैंने भी प्रयुक्त नहीं किया है। फिर अब देखते हैं कि रेजिस्टेंस कैसा आता है, डिफ्लेक्शन कैसा आता है। ये एक तरफ डिफ्लेक्शन आ रहा है और यहाँ पे भी दूसरी तरफ एक ही तरफ डिफ्लेक्शन आ रहा है। सो दिस इज ए परफेक्ट कंडीशन, राइट। तो कभी कभी हो सकता है कि डिफ्लेक्शन दूसरी तरफ आ रहा हो, इसका मतलब ये है कि आपकी डॉट्स जो है ये आपने लूज रखी हुई है, डॉट्स को आप पूरा प्रॉपर टाइट कर देंगे तो डिफ्लेक्शन एक ही तरफ आएगा, राइट। सो अब हम पहली रीडिंग लेने की तैयारी कर रहे हैं। पहली रीडिंग में हमने 1 ओम रेजिस्टेंस हम यहाँ पे यूज करते हैं, मैंने 1 ओम रेजिस्टेंस निकाल दिया है और देखिए
अभी आप देखेंगे डिफ्लेक्शन एक तरफ आ रहा है और यहाँ डिफ्लेक्शन दूसरी तरफ आ रहा है. दैट मीन्स दिस इज द परफेक्ट कंडीशन, राइट. तो अब हम इसके लिए जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट ढूंढेंगे. तो जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट हमें कहाँ मिलता है? दिस इज द जीरो डिफ्लेक्शन. देखिए एक तरफ डिफ्लेक्शन, ये दूसरी तरफ डिफ्लेक्शन, और बीच में आपको एक जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट मिलेगा. देखिए एक तरफ रिफ्लेक्शन, दूसरी तरफ रिफ्लेक्शन, राइट. और अपने को जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट ये कहीं यहाँ मिल रहा है. और ये जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट मेरे को मिला है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज एट 14.5 सेंटीमीटर, राइट. मेरे को जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट मिला है 14.5 सेंटीमीटर पे. कितने के लिए? 1 ओम रेजिस्टेंस के लिए. फॉर आर इक्वल्स टू 1 ओम लेंथ मुझे मिली है 14.5 सेंटीमीटर, राइट. तो इससे हम लोग S1 को कैलकुलेट कर सकते हैं, बट S1 को कैलकुलेट करने के लिए एक रीडिंग की और जरूरत पड़ेगी. तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब 2 ओम का रेजिस्टेंस यूज करूंगा. तो मैं 1 ओम की डॉट को लगा देता हूँ वापस से और टाइटली लगा देता हूँ, और ये मैंने 2 ओम रेजिस्टेंस की डॉट को निकाल लिया है, राइट. अब वापस से चेक करते हैं. देखिए ये डिफ्लेक्शन एक तरफ आ रहा है, ये डिफ्लेक्शन दूसरी तरफ आ रहा है. अब हम इसका जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट ढूंढेंगे, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ गया है. तो इस तरफ की नल डिफ्लेक्शन पॉइंट थोड़ा इस तरफ शिफ्ट होना चाहिए, यानी कि इसके लिए लंबाई बढ़नी चाहिए, राइट. लेंथ इंक्रीज होनी चाहिए. देखिए हम यहाँ पे ये एक तरफ डिफ्लेक्शन, ये देखिए ये एक तरफ डिफ्लेक्शन था और ये कंटिन्यूसली ये देखिए जीरो पे पहुंच गया. और ये जो नल डिफ्लेक्शन पॉइंट मुझे मिला है, ये मुझे मिला है 28 सेंटीमीटर के लिए, राइट. 28 सेंटीमीटर, राइट. तो मेरे पास R इक्वल्स टू 2 ओम रेजिस्टेंस के लिए बैलेंसिंग लेंथ जो मिली है वो मिली है 28 सेंटीमीटर, राइट. इन दोनों वैल्यूज से हम लोग इस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू के लिए फॉर्मूला होता है 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर, राइट. सो बाय दिस फॉर्मूला 100 माइनस 14.5 upon 14.5 that is equals to 85.5 upon 14.5 that is equals to 5.89 ohm. This is nearly 6 ohm, right? Okay. Similarly, by this R2 I will calculate this S2. S2 will be 100 minus 28 upon 28 into 2 that is equals to 72 upon 28 into 2 that is 72 upon 14. 14×5 से 5 ओम से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, राइट. सो दिस इज 5.14 ohm, right. So this is our S2. So we have calculated S1, not S2, this is also S1. So these are the two values of for the same resistance S1, and their mean value S1 equals to 5.89 plus 5.14 upon 2 that is equals to, listen, one more important thing. एक रेजिस्टेंस आ रहा है, एक वैल्यू आ रही है हमारे पास 5.89, एक वैल्यू हमारे पास आ रही है 5.14. एक्चुअल में रेजिस्टेंस वही है, तो रेजिस्टेंस भी उसकी वैल्यू भी सेम आनी चाहिए, पर यहाँ पे नहीं आ रही है. इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन होता है रेजिस्टेंस बॉक्स. रेजिस्टेंस बॉक्स में कहीं ना कहीं कोई कुछ रेजिस्टेंस यूज हो रहा होता है, उस वजह से ये डिफरेंस आ ही जाता है, राइट. इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वी टेक मीन वैल्यू, माध्य मान हम यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं, और इसका माध्य मान हमारे पास आएगा 11.3 upon 2, 5.51 ohm. So this is the value of S1, one unknown resistance, right. Now what we'll do, we will change this resistance S1 by this resistance S2, right. So I will connect this S2 at this point. So I will remove this wire resistance S1, and at the place of this S1 I will connect this S2. To connect this S2, this is difficult to connect because, okay, टाइट कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है. So I'm connecting this wire
सो मैंने ये S2 को कनेक्ट कर दिया है और मैं यहाँ पे 2 ओम की डॉट्स को वापस से जोड़ देता हूँ, लगा देता हूँ। राइट, मैंने 2 ओम की डॉट को लगा दिया। अब यहाँ पे कोई प्रतिरोध काम में नहीं आ रहा है तो क्या होना चाहिए, डिफ्लेक्शन एक ही तरफ आना चाहिए। देखिए हमारे पास एक ही तरफ डिफ्लेक्शन आ रहा है, ये एक तरफ, यहाँ भी एक तरफ। राइट, तो अब हमें यहाँ पे नल डिफ्लेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना है 1 ओम के लिए। राइट, तो पहले 1 ओम के लिए मैं रीडिंग ले रहा हूँ। 1 ओम के लिए मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस को हटाया। राइट, 1 ओम रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे हटा दिया है और देखिए डिफ्लेक्शन एक तरफ, ये डिफ्लेक्शन दूसरी तरफ। और उसके लिए अब हम नल डिफ्लेक्शन पॉइंट यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे और ये मुझे मिल रहा है, देखिए ये मुझे मिला है नल डिफ्लेक्शन पॉइंट। देखो वापस दिखाता हूँ, ये एक तरफ डिफ्लेक्शन, ये दूसरी तरफ डिफ्लेक्शन और यहाँ पे मेरे को नल डिफ्लेक्शन पॉइंट मिल रहा है। ये देखिए, ये मेरे पास नल डिफ्लेक्शन पॉइंट मिला। कितने पॉइंट पे मिला मेरे को? ये मिला 23.5 सेंटीमीटर पे। राइट, so this is, you can see this is 23.5 centimeter. So for S2 R equals to 1 ohm per बैलेंसिंग लेंथ मिली मुझे 23.5 सेंटीमीटर। राइट, इसके लिए हम S2 कैलकुलेट करेंगे। उससे पहले एक और रीडिंग ले लेते हैं 2 ओम के लिए। सो दिस इज सेकेंड रेजिस्टेंस, 2 ओम आई विल यूज। उसके लिए 1 ohm is again connected, right? Okay. Now, see, ये एक तरफ डिफ्लेक्शन है, ये दूसरी तरफ डिफ्लेक्शन है और अब हम इसके लिए नल डिफ्लेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। राइट, अभी मैं इसको ये मुझे मिल रहा है 38.7 पे। राइट, आप देख सकते हैं इस तरफ से 38 सेंटीमीटर। इसके लिए हमारे पास संतुलन लंबाई मिल गई है L। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसकी रीडिंग। हमारे पास R इक्वल्स टू 2 ओम के लिए बैलेंसिंग लेंथ जो मिली है वो 38.7 सेंटीमीटर। राइट, ओके। इसके लिए हम S2 कैलकुलेट करेंगे। पहले इसके लिए कैलकुलेट करते हैं। तो 100 माइनस L यानी कि 23.5 अपॉन L यानी कि 23.5 इंटू 1 ओम, दैट इज इक्वल्स टू 76.5. This is 76.5 upon 23.5. So it will be nearly 3.25 ohm. Right? Similarly, we will calculate for this S2. Again 100 minus 38.7 upon 38.7 into 2 ohm, that is equals to 61.3 upon, this is 162 870, yes, 38.7. So it is equals to into 2, so it is so this is S2. So by the laws of series and parallel combination, its value for series combination should be equals to 3.16 प्लस पहले वाली फॉर S1 के लिए जो हमारे पास वैल्यू आई थी दैट इज 5.51, दैट इज 8.67 ओम। ये सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए रेजिस्टेंस है। इसी तरह से अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन का सैद्धांतिक मान कैलकुलेट करें तो SP इक्वल्स टू S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। S1 S2 इज 3.16 into 5.51 upon 3.16 plus 5.51.
So it is, this is 8.67, 17.41, and it is 2.00 ohm. This is the equivalent resistance, right? Okay. So now I will connect them into the series. To connect them into series, I need a small wire, not a long wire. इनको श्रेणी क्रम संयोजन में संयोजित कर देते हैं. देखिए श्रेणी क्रम संयोजन में देखिए इसको मैं यहाँ जोड़ दूंगा तो ये देखो दोनों सीरीज में हो जाएंगे, राइट? तो उसको नाउ दे आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन. चलिए हम लोग यहाँ पे एक रीडिंग लेते हैं. किसके लिए? 4 ओम के लिए. आप ये देखिए हमने 4 ओम रेजिस्टेंस काम में लिया हुआ है. देखिए 2 ओम और 2 ओम, 4 ओम हमने रेजिस्टेंस काम में लिया हुआ है. और इसके लिए नल रिफ्लेक्शन पॉइंट हमें मिल रहा है 32 सेंटीमीटर में हमें नल रिफ्लेक्शन पॉइंट मिल रहा है, राइट? तो इसको हम चेक करते हैं यहाँ पे. तो हमारे पास R इक्वल्स टू 4 ओम के लिए मेरे को बैलेंसिंग लेंथ जो मिली है वो मिली है 32 सेंटीमीटर. तो इसके रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन SS की पहली वैल्यू हमारे पास आ रही है कितनी? 100 माइनस 32 अपॉन 32, दैट इज 68 अपॉन 32 इंटू 4 इक्वल्स टू इंटू 4, दैट इज, इसको इससे कैंसिल कर दें 8, 68/8 यानी कि 17/2 यानी कि 8.5 ओम, राइट? ये देखिए हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए पहले वैल्यू आ रही थी 8.67, अभी हमारे पास आ रही है 8.55 ओम, राइट? जो कि लगभग बराबर है. अब हम इसी एक्सपेरिमेंट को कुछ रेजिस्टेंस और इंक्रीज करके यहाँ पे अब हम इसको 7 ओम के लिए एक बार इसको करके देखते हैं, राइट? चलिए एक बात और समझें. मैंने एक वैल्यू इससे पहले कैलकुलेट की थी जिससे सही रिजल्ट नहीं आ रहा था. लगभग 10 ओम के आसपास इसका श्रेणी क्रम में रिजल्ट आ रहा था, राइट? सीरीज कॉम्बिनेशन में इसका रिजल्ट 10 ओम के आसपास आ रहा था. तो मैंने क्या किया कि थोड़ा रेजिस्टेंस इंक्रीज करके देखा, क्योंकि आपको एग्जाम में कॉपी में प्रॉपर वैल्यूज दिखानी है, राइट? तो मैंने अब यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस काम में ले लिया है? 7 ओम, ये 2 ओम और ये 5 ओम. देखिए ये 2 ओम और ये 5 ओम, हमने 2 रेजिस्टेंस यहाँ पे काम में लिए हैं, ठीक है? तो इसके लिए बैलेंसिंग लेंथ देखते हैं. देखो 32 से तो ज़्यादा ही मिलेगी और यहाँ पे हमें नल रिफ्लेक्शन पॉइंट मिल रहा है 43.5 पे, राइट? ये एग्जैक्टली 43.5 पे मिल रहा है. तो हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू मिली है वो मैं 7 ओम रेजिस्टेंस. देखो एक बात समझें आप, थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी है कि मीटर ब्रिज, मीटर सेतु कब सबसे ज़्यादा सुग्राही यानी कि सेंसिटिव होता है? जब P और Q का रेशियो नियरली 1 हो, और उसके लिए R और S का रेशियो भी नियरली 1 होना चाहिए. अब आपने यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट किया तो इसका रेजिस्टेंस 8.67 है. तो हमें क्या करना पड़ेगा? रेजिस्टेंस, हायर रेजिस्टेंस वैल्यू के लिए यहाँ पे रीडिंग्स लेनी पड़ेगी, राइट? तो हायर वैल्यू में इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पे 7 ओम के लिए लिया. 7 ओम के लिए मेरे पास बैलेंसिंग लेंथ जो आ रही है वो 43.5 आ रही है. इसके लिए अपने पास SS की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 100 माइनस 43.5 अपॉन 43.5 इंटू 7, दैट इज 56.5 अपॉन 43.5 इंटू 7. इसकी जो वैल्यू हमारे पास आई वो आई 9.09 ओम, राइट? तो हमारे पास SS के लिए 2 वैल्यूज आ गई है. इनका माध्यमान निकाल लें. SS इक्वल्स टू 8.5 प्लस 9.09 को 9.1 लिख देता हूं अपॉन 2. तो ये जो मेरे पास वैल्यू आई ये है 8 9 17, 17.6, 17 को लिखते हैं अपन 8.8 ओम, ठीक है? तो SS का प्रायोगिक मान उसके सैद्धांतिक मान के लगभग बराबर है. इससे श्रेणी क्रम संयोजन के नियम का सत्यापन हो रहा है. दिस इज द प्रूफ फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन लॉ, राइट?
Similarly, now we have to calculate this for SP, parallel combination, right? Now, for the parallel combination, we have to connect these resistances in parallel combination, right? So what will I do? I will connect them in parallel combination. For the parallel combination, एक वायर यहाँ पे इसका कनेक्ट करना है और इसी तरह से इसका भी एक वायर यहाँ कनेक्ट करना है, राइट? तो इस वायर को मैं यहाँ कनेक्ट करूंगा। कनेक्शन सारे टाइट होने चाहिए, बार बार बता रहे हैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये वाला दो इसके पैरेलल में कनेक्ट हो गया और इसके पैरेलल में दूसरा वाला कनेक्ट करने के लिए मैं इसको और कनेक्ट कर रहा हूँ। ये भी मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है और इसको टाइट कर दिया है। सो अब मेरे पास S1 और S2 दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, समांतर क्रम में है। इसके लिए मैं, हाँ जी, अब क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो हायर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस नहीं चाहिए, हमें लोअर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस चाहिए, तो हम पहले वापस से इस प्रयोग को 1 ओम और 2 ओम से करेंगे, 1 ओम और 2 ओम से ही करेंगे, राइट? तो मैं 1 ओम रेजिस्टेंस यहाँ से निकाल देता हूँ। हाँ जी, तो देखिए मैंने यहाँ पे 1 ओम रेजिस्टेंस काम में लिया हुआ है, राइट? और उसके लिए हम नल डिफ्लेक्शन पॉइंट ढूंढेंगे। ये एक तरफ डिफ्लेक्शन है, यहाँ पे ये दूसरी तरफ डिफ्लेक्शन है और नल डिफ्लेक्शन पॉइंट देखो अभी तक एक ही तरफ डिफ्लेक्शन आ रहा है। ये देखिए मुझे नल डिफ्लेक्शन पॉइंट मिल रहा है, ये मेरे को मिला है 36 सेंटीमीटर पे, राइट? तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है SP फॉर SP मेरे को R इक्वल्स टू 1 ओम के लिए बैलेंसिंग लेंथ मिली है 36 सेंटीमीटर। इसके लिए SP की वैल्यू कैलकुलेट की जाए तो 100 माइनस L यानी कि 36 अपॉन 36 इंटू 1, ऊपर हमारे पास आ रहा है 64 अपॉन 36, 4 से कैंसिल कर दिया जाए तो 16 अपॉन 9, 2 से थोड़ा सा कम आ रहा है, 9 एकम 9, बचा आपके पास 7, 9 सत्ते 63, 9 7 ओम, राइट? ओके, यहाँ पे हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसकी वैल्यू कितनी आई थी? 2 ओम, राइट? ओके, एक और रीडिंग इसके लिए लेते हैं 2 ओम के लिए। तो मैं यहाँ पे 2 ओम यहाँ से हटाया और यहाँ पे 1 ओम में लगा दिया, तो अब मेरे पास 2 ओम का रेजिस्टेंस मैंने काम में लिया है। इसके लिए बैलेंसिंग लेंथ ढूंढते हैं। देखिए ये मुझे मिली है 54.5 सेंटीमीटर पे, ठीक है जी? तो 54.5 सेंटीमीटर, यस 54.5 सेंटीमीटर पे, तो हम R इक्वल्स टू 2 ओम के लिए बैलेंसिंग लेंथ मिली मेरे को 54.5 सेंटीमीटर। तो SP की यहाँ जो कैलकुलेशन करेंगे वो करेंगे 100 माइनस 54.5 अपॉन 54.5 इंटू 2, इसका मतलब हो गया है 45.5 अपॉन 54.5 इंटू 2, दैट इज 91 अपॉन 54.5, इसकी वैल्यू मिली है मेरे को 1.66 ओम, राइट? तो SP का माध्य निकाल लेते हैं, मीन वैल्यू 1.77 प्लस 1.66 अपॉन 2, दैट इज इक्वल्स टू 3.43 अपॉन 2, दैट इज 1.71 ओम। दिस इज आवर पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस, राइट? ये प्रैक्टिकल वैल्यू है, प्रायोगिक मान, और इससे पहले हम लोग सैद्धांतिक मान निकाल चुके 2 ओम, ये लगभग 2 ओम के बराबर है। तो इससे हमारे समांतर क्रम संयोजन के नियमों का सत्यापन होता है, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिकल।
अब एक बात और समझनी है कि एग्जाम में आपको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में से कोई एक प्रैक्टिकल दिया जाएगा. Only one of the practical is to be done in practical exam, either series combination or the parallel combination, right? So this is what all about this practical. Okay.